बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जनाब, हमेशा की तरह जुमे के दिन जो है वो किसी तबीब से बात होती है और आज हमारे जो तबीब हैं वो डॉक्टर आतिफ़ काज़मी हैं और हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर आतिफ़ काज़मी, जिनसे कि वैसे फ़ोन कर के अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, यहाँ पे आपको मुफ्त मशवरा देने के लिए तैयार होते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब जो है वो मुझे एक बात बता रहे थे माजी की। ज़ाहिर है वो हम आज हमारी उम्र में आके फिर आप माजी की बातें करते हैं और क्या कर सकते हैं, तो मुझे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की जो बात है वो याद आ गई। वो खंदक खोद रहे थे मुसलमान डॉक्टर साहब और पेट पे पत्थर बंधे हुए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे ज़्यादा पत्थर बंधे हुए थे। तो ये सारे हालात सहाबा देख रहे थे। तो हज़रत जाबिर की बीवी ने उनको मशवरा दिया, यार देखिए यहाँ पे रिश्तों का भी एक मोहब्बत देखिए कि सहाबा की बीवियों की भी क्या मोहब्बत होगी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जाबिर तो वहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने जाबिर को बुलाया और कहा कि देखो हमारे पास एक बकरी है। मशवरा दे रही ना औरत, जैसे घर के ख़जाने का मशवरा देती है कि पैसा कहाँ लगाया जाए, क्या किया जाए, किधर किया जाए। तो उसने कहा क्या करें, कहती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे पत्थर बंधे हैं, तो जाबिर हम ऐसा करते हैं कि बकरी को ज़िबा कर देते हैं और बकरी को ज़िबा करते हैं। तुम चुप करके जाओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहो कि या रसूलल्लाह, आप और चंद करीबी दोस्त लेकर अबू बकर सद्दीक़ को ले लें, उमर ख़त्ताब को ले लें, अली को ले लें, उस्मान को लेकर आप 4-5 लोग जो है वो तशरीफ़ लाएँ। ये बकरी है छोटी सी बच्चा, ये बकरा नहीं है जो कि आप कुर्बानी का करते हैं, ये छोटी सी बकरी है। तो वो उस बकरी में 4 किलो नहीं गोश्त होगा, 6 किलो गोश्त होगा और आधा किलो पर पर्सन निकालें तो वो कितना का इन्विटेशन होगा, 4 लोगों का, 8 लोगों का, 10 लोगों का। उसने आके सरगोशी में रसूल को कहा कि या रसूलल्लाह, वो मेरी बेगम ने मुझे मशवरा दिया है, तो आप चंद लोग लेके दोपहर को खाने पे हमारी तरफ आ जाए, मेरी बीवी वो बकरी पका लेगी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपनी बीवी से कहना कि वो जब बकरी पकाए और आटा गूंदे तो उस देचकी को भी ना खोले और आटे पे से कपड़ा भी ना उठाए। देचकी को भी बंद रहने दे और कपड़ा आटे पे से भी ना उठाए जब तक मैं ना आ जाऊं। वो चुप करके गया। सरगोशी में अब ये सारी बातें हो रही हैं। अब वो सरगोशी में जो है वो अपनी बीवी को उसने जाके कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको मैंने कह दिया कि चंद लोगों के साथ जो है वो आ जाएंगे, लेकिन ये अल्लाह के रसूल की इंस्ट्रक्शन है कि जब बकरी पक जाए तो आपने खोलना नहीं है और आटे पे से आपने कपड़ा नहीं उतारना। आटे पे कपड़ा इसलिए डालते हैं ताकि वो नरम रहे, वरना आटा जो है वो खुश्क हो जाएगा। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाज देखें, और ये मजाज आज हमारे यहाँ आपको कहीं नहीं मिलता, बल्कि हम इस मजाज को शायद माज़अल्लाह बुरा महसूस करते हैं। अल्लाह के रसूल ने जाबिर बिन अब्दुल्ला के जाने के बाद खुले तौर पे बुलंद आवाज़ में लोगों से कहना शुरू किया कि आप नाम ले लेके कि जाबिर ने बुलाया खाने पे, हम सारे खाने पे जाएंगे। अब वहाँ पे कम और पेश जो है खंदक पे 1000 से ज़्यादा मुसलमान सहाबी हैं। ये 8, 10, 12 को बुला रहे, 1000 से ज़्यादा है शाह जी वहाँ पे सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल का ये काम जो देखिए, उसने कहा चंद, आपने सारे सहाबा को लिए और ये सारे सहाबा जो है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर पहुँचे। ज़ाहिर है बीवी परेशान हुई होगी, ज़ाहिर है बीवी परेशान होगी, लेकिन उसने अल्लाह के रसूल की उसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। अल्लाह के रसूल वहाँ देचकी पे बैठे और आटा जो है वो उसकी बेगम को देते रहे और खाना जो है वो निकाल के सहाबा को देते रहे। अब गौर कीजिए इस आखिरी जुमले पे। हज़रत जाबिर कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा खाना खा के चले गए तो फिर हमने अपनी देचकी खोली और आटे पे से कपड़ा उठाया, तो ना हमारी हांडी में सालन कम था, ना कपड़े के नीचे आटा कम था। अब आप ये नहीं कह सकते कि उन 1000 लोगों ने खाना नहीं खाया। उन्होंने गोश्त भी खाया, उन्होंने रोटी भी खाई, उन्होंने सालन भी खाया। लेकिन ये जो बरकत है ना कि जब आप कहीं जाते हैं तो आप अपने साथ और दोस्तों को भी लेकर जाते हैं, ये हमारे ज़माने में तो बचपन में ये बिल्कुल ऐसा था कि आपके साथ अगर कोई आया तो बिन बुलाए भी अगर आया है तो वो अपने साथ भी किसी को ले आता था, शादियों पे भी ले आते थे। लेकिन अब शादी के कार्ड के नीचे या किसी इनविटेशन कार्ड के नीचे लिखा होता है कि कार्ड लेकर आइएगा, और अगर कार्ड नहीं है तो नहीं आएंगे। बरकत के मामला जब ज़माने से ख़त्म कर दें आप
تو ظاہر ہے پھر اخلاق کا زوال جو ہے وہ بہت ہی واضح ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بات کرنے سے پہلے کالر آ گئے ہیں ہمارے ساتھ, بات کر لیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر دیکھیے جائے, ڈرمیٹولوجی کا کوئی بھی پرابلم ہو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم کالر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مشتاق بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی 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 مشتاق. اچھا ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے یہ پاؤں کے ایڑی میں بہت رف ایسے ہو جاتا ہے, تو کریم لگانے سے بھی یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. ویری ویری گڈ. دو باتیں مجھے بتاؤ. اور یہ میرے پاؤں کے انگوٹھے پر یہ کارنر پہ ایسے وہ بھی ایسے پھٹ پڑتا ہے اسکن, اور ایسے نم ایسے تقریباً نمنس بھی فیل کرتا ہوں. ڈائبٹیز تو نہیں ہے؟ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے میرے. مجھے دیکھا بات پہ پہنچ گئے نا. اس کے بعد تم نے جو ایک چیز کرانی ہے نا, اور ریپ کرایا کرو زیادہ تر, وہ اپنا HB1C بھی کرایا کرو. اچھا. LFT بھی کرایا کرو, لیور فنکشن ٹیسٹ بھی, اور رینل فنکشن بھی, RFT بھی, یہ ضرور کرایا کرو. کیونکہ یہ جو انڈیکیشن ہے نا, یہ بنیادی طور پہ یہ ڈائبٹک پیشنٹس کو ہوتی ہے ضرور. اچھا. تو اس کو کرنا کیا ہے یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. میں نے جو پنگا لینا تھا آپ سے وہ میں نے لے لیا. جی ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ بتائیں آپ کلینک کر رہے ہیں آج. اچھا میں کسی نے خود آؤں گا آپ کے پاس اپنی کوئی مسئلے لے کے کہ میری کوئی شوگر بڑھ گئی ہے, میرا ہو گیا. کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ اب رہ کر اتنے پروگرام کر کے میں دیکھتا ہوں کہ آپ وہ جب کویشچن پوچھتے ہیں نا کوئی, تو آپ اس کی جڑ تک چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو شوگر ہے, اس نے کہا جی ہے, یہ کیا وہ کیا. تو ماشاءاللہ تو آئی ایم ویری امپریسڈ بائی یور نالج. اور آپ نے جس طرح سارا یہ اس کو گیدر کیا ہے, ہمارے ڈفرینٹ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے لرن کیا ہے, تو میں بہت آپ سے امپریس ہوں. بڑی مہربانی, بڑا شکریہ. پہلی بات تو ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں اس کی وہ جو پاؤں ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں, ایڑیاں پھٹنے کے 2-4 کازز ہیں. نمبر 1 ایگزیما, نمبر 2 سورائسس, نمبر 3 فنگس. جی فنگس میں بھی ایڑی پھٹ سکتی ہے. سورائسس جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے تھک ایڑی پھٹ جاتی ہے, اور ہاتھ کے اور پاؤں کے اس کو ہم جس طرح مچھلی کے چانے نہیں ہوتے اس طرح کے اسکیل اترتے ہیں سورائسس میں سے. تو سورائسس جو ہوتی ہے اس کا علاج مکمل ہونا مشکل ہوتا ہے. اس پہ ہمیں کولڈ کریم, ویزلین, موئسچرائزنگ کر سکتے ہیں آپ. جی ہاں, ٹریٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایگزیما اور فنگس ہے تو وہ اس کو ٹریٹیبل ہے. اور پھر میں یہی بات کروں گا جو میں نے ایک دفعہ کسی پروگرام میں کی تھی کہ جب بھی وضو کریں, نماز پڑھیں, ڈرائی کریں, نہا کے نکلیں, پاؤں کو ڈرائی کریں, انگلیوں کے درمیان میں بھی خشک کریں. جی ایگزیکٹلی. تو یہ بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں انگوٹھے کے اوپر بھی یہ بھی فنگس اور ایگزیما ہو سکتا ہے. یہ ان کو چاہیے کہ کسی کو, یہ کہاں سے بات کر رہے تھے؟ لاہور سے ہی تھے. لاہور سے ہی. تو لاہور میں آ جائیں ہمارے پاس, میرے پاس آ جائیں, ڈرمیٹولوجسٹ کو کسی کو دکھا دیں کہیں بھی, ہم ان کو دیکھیں گے, ایگزامن کریں گے. ایک فنگس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ہم وہ کرا لیں گے. اگر فنگس ہوئی تو فنگس کا دیں گے, ایگزیما یا سورائسس بات اس کا دیں. اور وہ ہمارے ہاں عام طور پہ ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کی تائید یا کریں کہ جو ہمارے ہاں پاؤں رگڑنے کے لیے وہ اینٹ کے بنے ہوئے اس کو جاما جو استعمال کرتے ہیں وہ خود فنگس سے بھرا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ خود فنگس سے بھرا ہوتا ہے. اسی کے اوپر سے آپ فنگس اتارنے کی اگر کوشش کریں گے تو وہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہو جائے گا. جاما جو ہے وہ یا تو آپ دھو کے رکھیں, برش کر کے رکھیں صاف, یا آپ وہ لیں جو کہ میٹل کے بنے ہوئے آج کل بڑے اچھے, یا سینڈ پیپر کے بنے ہوئے بڑے اچھے آتے ہیں, اور ان کو آپ کو پھر کچھ عرصے بعد چینج کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب. چندہ ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. جی چندہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بلال صاحب مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنی پہلے تو یہ بتائیں چندہ کہ آپ کو تو سارے لوگ ہی پیار سے بلاتے ہوں گے چندہ کہہ کے, آپ سے تو کوئی لڑ ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے جی ایسے ہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, خوبصورت. حکم. سر مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنی تھی کہ یہ آج کل گلاس سکن کا بڑا کانسیپٹ آیا ہوا ہے. گلاس سکن اچھا کورین گلاس سکن کے نام سے نا ایک یہ انہوں نے کوئی نئی ٹرم نکالی ہے جس سے جی کچھ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں جس کے بعد آپ کی سکن جو ہے وہ گلاس سکن بن جاتی ہے, اسپاٹ لیس ہو جاتی ہے. تو ایک ان ٹریٹمنٹس کے بارے میں بتا دیں کہ ان کے نقصانات کیا ہیں, کیونکہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس نکل رہے ہیں اور معاملہ سکن کا ہوتا ہے. دوسرا پھر کہتے ہیں کہ گلاس سکن لینے کے لیے کچھ جو ریمیڈیز ہیں اس کے اندر کچھ رائس کریمز اور رائس فیس واش, رائس سے بنے ہوئے فیس واشز وغیرہ ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں استعمال کرنی چاہیے اور کیا گلاس سکن ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ بھی ایک سوال ہے کہ گلاس اگر آپ دیکھیں
एक चीज और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ कि हम लोग बड़े कॉन्शियस हैं आजकल कि हमारी स्किन स्पॉटलेस हो, लेकिन जब हम लोग सेलिब्रिटीज की ओरिजिनल पिक्चर्स देखते हैं, वो बॉलीवुड है या वो हॉलीवुड है या फिर लॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं, उनकी स्किन भी टेक्सचर्ड है। तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्यों इतना ज्यादा किया जा रहा है और हमें क्यों इतना कंफ्यूजन में डाला जा रहा है कि अगर स्पॉटलेस स्किन नहीं होगी तो हमें कोई पसंद नहीं करेगा। अच्छा, वो मैं अक्सर अपने तालिब इल्मों से कहता हूँ कि हर किसी के पसीने से बदबू आती है, तो ये जो हर किसी है इसमें लॉलीवुड बॉलीवुड सारे शामिल हैं, वो स्पॉटलेस तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, स्पॉटलेस स्किन हो सकती है कोई? देखिए, मैं इनका जवाब देता हूँ। ये ग्लास स्किन वाला और ये हर्बल प्रेपरेशंस और ये ग्लास स्किन मैंने पहली दफा सुनी है, कोरियन ग्लास स्किन। हम तो बहुत सुनते हैं डेली। मेरे पास खवातीन आगे मेरा सिर खाती रहती हैं। मैं वही कहता हूँ ना कि अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी से तंग होता हूँ तो खवातीन से होता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले तो आधा घंटा सिर खाना है, फिर उन्होंने जाके टेलीफोन करना है, फिर उन्होंने पूछना है कि जी मेरी स्किन आप फलानी एक्ट्रेस की तरह की बना दें, मेरी वैसी कर दें। तो अब मैं तो ये बातें सुन सुन के अब पिछले 40 साल से सुन रहा हूँ, मैं आदी हो गया हूँ। बात ये होती है कि ये हर्बल प्रेपरेशंस, ग्लास स्किन, ग्लॉसी स्किन, स्पॉटलेस स्किन, और ये जो एक्ट्रेसेस की बात कर रही हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड, ये मैं सब जगह गया हूँ। मैं अमेरिका में मैं लॉस एंजलिस गया हूँ, मैं उनकी सारी एक्ट्रेसेस को मिला हूँ। मेरा वहाँ हमारे सेमिनार होते हैं तो दे ऑल कम देयर। मैं इंडिया में बॉलीवुड, मैं इंडिया की जो टॉप उनकी इंडस्ट्री है सारी, आई नो एवरी एक्ट्रेस। मैं वहाँ जाता हूँ मीटिंग पे, हमें जब वो कभी लेके जाती हैं वहाँ टूर, तो मैं बहुत को मिला। और जो हमारी यहाँ लॉलीवुड है वो सब मेरी मरीज हैं। ठीक, इस वजह से बात सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों ने मीडिया में, सोशल मीडिया पे, और ये देख देख के हर लड़की कहती है, हर खातून कहती है एक मेरा रंग गोरा हो जाए और एक स्किन स्पॉटलेस हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त मार्केट में इतना कुछ अवेलेबल है ओवर द काउंटर कि वो ये जाती हैं बच्चियां और वो आगे अब यहाँ नाम अजीब अजीब क्रीमें, फलानी सलमा क्रीम, हफीदा क्रीम, नदीरा क्रीम, वो क्रीम काले रंग नू गोला करे, गोरे नू चालमर का, और ऐसी क्रीमें यूज कर करके ये जो ग्लास स्किन अपीयरेंस बताती है ना, ये होती है कि बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना ग्लेज्ड अपीयरेंस आ जाए, शीशा बन जाए, शीशे की तरह। मैं ये कहा करता हूँ कि वी कांट डू दैट, ये पॉसिबल नहीं है। ये सारी गिमिक्स हैं, ये क्वैकरी में लोग कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग भी क्वैकरी कर रहे हैं डॉक्टर साहब आजकल। तो पढ़े लिखे लोग, मैं कहता हूँ ज्यादा तो वही कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, उसका क्या काम है कि लेजर स्किन करना। मेरे पास एक अगर प्रेग्नेंट औरत आ जाए तो मेरा क्या काम, मुझे ये कहे कि मेरी डिलीवरी करो, मैं डॉक्टर जरूर हूँ लेकिन आई एम नॉट ट्रेन फॉर दैट। तो हम लोगों ने क्वैकरी इतनी कर दी है और हर शख्स, और इस क्वैकरी में पैसा बहुत आ गया डॉक्टर साहब। मैं ओवरनाइट, अब आप मुझे बताएं, आप जिस तरह बात शुरू में आप कभी करते होते थे कि मैं किसी जगह डिफेंस में, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, इकबाल टाउन में जाऊं तो गली महल्ले में हर जगह लिखा हुआ है, तो वो इजी मनी है। और वो कौन है? ब्यूटी। अब ब्यूटी सैलून वाली का क्या काम है? लेजर्स और ये करने का। तो डॉक्टर साहब ये कोरियन ग्लास स्किन बकवास है? बिल्कुल कुछ नहीं है। ये सारी की सारी इनकी स्किन पे जितना ये यूज करेंगी प्री मेच्योर एजिंग हो जाएगी। और प्री मेच्योर, चंदा ये बात गौर से सुनो, प्री मेच्योर एजिंग के बाद इसकी उम्र मुझे याद नहीं कितनी बताई नहीं, एज पूछी ये यंग आवाज से यंग लग रही थी। तो इनको प्री मेच्योर एजिंग आ जाएगी, इनके क्रोज फीट यहाँ बन जाएंगे, लाफिंग लाइन बन जाएंगी, यहाँ इनके रिंकल्स आ जाएंगे, ये फ्राउनिंग लाइन बन जाएगी, और ये अल्टीमेटली आके 6 महीने के बाद कहेंगी कि डॉक्टर साहब खुदा के लिए मेरा कुछ कर दें, मैं तो गई, मेरी तो अगर शादी नहीं हुई, अभी तक शादी नहीं हुई, तो मेरी तो रिश्ते आ रहे हैं और वो रिजेक्ट हो रहे हैं, मेरा क्या बनेगा? और अगर शादी हो गई है तो मेरा मियाँ मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये मसले जितने भी हैं, चंदा ये बात समझ लो, ये बात जहन में रख लो, और चंदा जैसी जो और सारी बच्ची हैं ये जहन में रख लो कि ये गिमिक्स हैं, जिसको ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, ये कोरियन है या वो नॉर्थ कोरियन हो या साउथ कोरियन हो, इससे कुछ का फ़र्क नहीं पड़ता। ये गिमिक्स हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन इसका अगर कोई आपको आधे घंटे या दिन का एक फ़र्क पड़ भी रहा है तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आप एजिंग, आपकी स्किन जो है वो बहुत जल्दी करने लग जाएगी। सो बेहतर है कि आप एक नेचुरल तरीके से एज करो, बजाय इसके कि इस तरह के
پنگوں کے اندر پڑو. یہ پنگے ہیں سارے, ان میں نہیں پڑنا چاہیے قطعی طور پہ. حالانکہ یہ اپرچونٹیز بہت کلینکس کے اندر اویلیبل ہیں, لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ گمکس ہے, اور یہ ٹوٹل 100% ایک نیگیٹو رزلٹ جو ہے وہ لے کر آتا ہے.